दोस्तों, हम सब लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करके रखते हैं और यही बैंक हमें उस पैसों पर इंटरेस्ट देती है, यानी कि हमें उन पैसों पर और ज्यादा पैसे। तो दोस्तों, कभी आपने सोचकर देखा कि ये बैंक खुद के लिए पैसा कैसे कमाती है? आज की इस वीडियो में आइए समझते हैं बैंकों का बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, थोड़ा सोच कर देखिए कि बैंक आपके पैसे के साथ करती क्या है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बैंक ने आपसे पैसा लिया, उसको बड़े से लॉकर में रखा, उसमें ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रख लिया और दोस्तों उस लॉकर में आपका पैसा सेफ रहेगा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होते हुए देखा होगा आपने, लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैंक आपके पैसे का इस्तेमाल करती है दूसरों को लोन देने के लिए, और उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट वसूल होता है उनसे इनकी कमाई होती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं। यह है ये बैंक। इस बैंक में एक ही कस्टमर है और वो आप इसमें 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं और यह बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट रेट देता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए दोस्तों, तो सेविंग अकाउंट में यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% का पर ईयर का होता है ये। दोस्तों, ये 100 रुपए आपके बैंक के पास आ गए। इस 100 रुपए को किसी दूसरे आदमी को लोन पर देता है बैंक, क्योंकि उस आदमी को घर खरीदना है, इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया। बैंक उस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो दोस्तों, ये 100 रुपए बैंक के उस दूसरे आदमी के पास चले गए। अब दोस्तों, वो आदमी बैंक को 108 रुपए वापिस देगा, तो बैंक आपको 104 रुपए वापिस देगी। और दोस्तों, यहाँ पर बैंक के लिए प्रॉफिट हो गया 4 रुपए का। बेसिकली इसी तरीके से काम करता है ये सब। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि तब क्या होगा जब बैंक ने उस आदमी को 100 रुपए लोन पर दे रखे हैं और उसके लोन वापस करने की तिथि नहीं आई है अभी, लेकिन आपको अर्जेंटली अपने 100 रुपए वापस निकालने हैं और बैंक के पास तो 100 रुपए है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर लोन पर दिए जा चुके हैं, या फिर किसी और अन्य रीजन के कारण वो आदमी वो 100 रुपए वापस नहीं कर पा रहा। सही मायनों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बैंकों के लिए। दोस्तों, ऑब्वियसली किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाला तो होता नहीं होगा, बहुत सारे होते होंगे। लेकिन फिर भी हर एक बैंक ज्यादातर अपना पैसा अपने पास नहीं जमा करके रखती, बल्कि उन्हें लोन पर दे देती है लोगों को। इसीलिए आरबीआई ने एक रूल रखा है कि जितना भी पैसा डिपॉजिटर ने डिपॉजिट कराया है एक बैंक में, उसका कम से कम 4% पैसा बैंक को अपने पास कैश के तौर पर रखना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी चीज को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई सभी बैंकों का बॉस होता है और बॉस डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व रेशियो कितना होना चाहिए। ये दोस्तों वक्त के साथ बदलती रहती है। कुछ टाइम पहले 3.5% थी, आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 4% भी चल रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आजकल ये रेशियो 18% पर चल रही है। दोस्तों, यह वह रेशियो है जो आरबीआई बैंकों से कह रहा है कि इतना परसेंट डिपॉजिट किया हुआ पैसा तुम्हें वहाँ पर डिपॉजिट करके रिजर्व रखना पड़, जहाँ पर हम कह रहे हैं। कुछ जगह है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर गोल्ड रिजर्व्स या फिर दोस्तों सिक्योरिटीज या पीएसयू, इन सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इंडियन बैंकों के लिए आज के दिन अगर आप 18+422% पैसे को भूल जाओ, तो बाकी बचा हुआ जो पैसा है सारे डिपॉजिट बैंक उसका इस्तेमाल कर सकता है लोन देने और अपने लिए प्रॉफिट कमाने में। इस लोन के इंटरेस्ट रेट डिफरेंस से दोस्तों, यहाँ पर आप ये पूछोगे कि ये तो उतनी ज्यादा बड़ी तो रेशियो है नहीं। मतलब जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट कर रखा है बैंकों में, उसका 70 से 80% किसी और को लोन दे रहा है। अगर मैं एक बारी में अपना सारा पैसा निकालना चाहूंगा और सारे डिपॉजिटर भी अपना सारा पैसा निकालना चाहेंगे, तब क्या होगा? यहाँ पर बैंक फेल हो जाएगा और इसी चीज को कहा जाता है बैंक करप्ट होना। और किसी भी बैंक के लिए ये दुनिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बैंक के पास यह सारा पैसा जो डिपॉजिट किया गया है उसके पास कैश में अवेलेबल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, रियलिस्टिकली ऐसा देखा जाए तो कभी होता नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है, अनलेस लोग पैनिक में आ जाए कोई खबर सुनकर। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज तो जरूर हो सकती है, वो यह कि बहुत सारे लोन जो बैंक ने दिए हैं और वो लोन बैड लोन बन जाए और जिन लोगों को लोन दिया गया है वो वापस नहीं चुका पा रहे हैं, और फिर दोस्तों बैंक के पास पैसा नहीं बचता अपने डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। ऐसा पास्ट में भी कई बैंकों के साथ हो चुका है। पहले पीएमसी बैंक के साथ ये सिचुएशन हुई थी, फिर यस बैंक के साथ ये सिचुएशन हुई थी। हालांकि सभी सिचुएशन अब कंट्रोल में आ चुकी है और फिर सरकार कुछ कदम भी उठाती है इन सभी चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए। इसी रीजन से दोस्तों अक्सर ऐसी सिचुएशंस में एक लिमिट लगा दी जाती है कि अब महीने में 50,000 से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते।
जो इन बैंक के कस्टमर्स के साथ हुआ भी था। लेकिन एनीवेज दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बैंक्स की कमाई के लिए बहुत बड़ा जो रीजन है, या यूं कहे तो बहुत बड़ा जो जरिया है, वो है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है और जो इंटरेस्ट रेट बैंक अपने पास लेता है। लेकिन दोस्तों, उन देशों में क्या होगा जहां पर इंटरेस्ट रेट जो बैंक ले रहा है वो लोन से बहुत कम है, जैसे कि जर्मनी जैसे देश में, जहां पर आज अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट मात्र 1% के अराउंड है। कई केसेस में देखा जाए तो दोस्तों 0.4% और 0.5% का इंटरेस्ट रेट है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज करने लग रहा है। ऐसे केसेस में बैंक के पास कहां से इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ पाएगा कमाई के लिए, और दोस्तों बैंक पैसे कैसे कमा पाएगा इन केसेस में दोस्तों, जो कि आज के दिन सिचुएशन है ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। बैंक्स क्या करते हैं, जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं वो और भी ज्यादा कम कर देते हैं। ज्यादातर कंट्रीज में यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है वो 0.1% पर है। कई केसेस पर तो बिल्कुल ही 0% है दोस्तों। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो दोस्तों, बैंक कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं देता सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। और फिर दूसरा क्या होता है दोस्तों, बैंक फिर ना महीने के पैसे चार्ज करने लग जाता है लोगों से बैंक अकाउंट खोलने के लिए। यानी कि अगर आप बैंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पैसे डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे बैंकों में, तो आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे बैंक में, बस सिंपल बैंक को यूज करने के लिए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इतना भी ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं है ये, क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ये ऑलरेडी होने लग रहा है। अब दोस्तों इसके अलावा दुनिया भर के बैंक्स के लिए दो और कमाई के जरिए हैं। पहला फीस और कमीशन से। फीस और कमीशन से जो पैसा आया करता है, अलग अलग टाइप की जो फीस चार्ज की जाती है। अगर एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे फीस चार्ज की जाती है। अलग अलग सर्विसेज जो आप बैंक की यूज करते हैं उससे भी फीस चार्ज की जाती है, वहां से भी कुछ पैसा आता है बैंकों के लिए। हालांकि ये मेन कमाई का जरिया नहीं है बैंकों के लिए। दूसरा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स, जो बैंक किया करता है। बैंक खुद से भी ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा। वहां से भी जो पैसा आता है वो बैंकों के लिए एक बड़ा कमाई का जरिया है। और दोस्तों अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंकों का सबसे ज्यादा खर्च एम्प्लॉयज और मैनेजर की सैलरी पे करने में जाता है। जैसे कि दोस्तों 30 से 40% तक का एक्सपेंसेस में खर्चा होता है इनका। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं इसी बिजनेस मॉडल के। दो बैंक्स ले लेते हैं दोस्तों। पहला है इंडिया का लार्जेस्ट बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC। दिसंबर 2021 के फिगर्स के अकॉर्डिंग HDFC की टोटल वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ की है और SBI की टोटल वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ की है। और दोस्तों मार्केट शेयर इन बैंक्स का आप इस टेबल में देख सकते हैं, जिसमें टॉप 5 बैंक्स के मार्केट शेयर दिखा रहे हैं। दोस्तों देश में जितने भी डिपॉजिट किए जा रहे हैं बैंकों में, उसमें से सबसे ज्यादा 23.9% डिपॉजिट मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, जैसा कि इस चार्ट में आप देख भी सकते हैं, और 8.5% HDFC बैंक का है। देश भर में जितने भी लोन्स दिए जा रहे हैं उसके 22.5% लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, और दोस्तों HDFC के द्वारा 9.6। 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करें, और HDFC के पास मात्र 6 करोड़ कस्टमर। SBI का मार्केट शेयर HDFC से कई गुना ज्यादा है, और HDFC से कई ज्यादा कस्टमर भी SBI के पास अवेलेबल हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि SBI एक सरकारी बैंक है। अब जो मैंने इंटरेस्ट डिफरेंस से आने वाले प्रॉफिट की बात करी थी कि कितना इंटरेस्ट बैंक दे रहा है और कितना इंटरेस्ट बैंक ले रहा है, इसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इस चीज को अगर आप टोटल लोन से डिवाइड कर दोगे, टोटल एसेट्स जिससे बैंक ने पैसा कमाया, तो आपको मिलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यह परसेंटेज है जिसके बेसिस पर आप जज कर सकते हो कि एक बैंक कितना प्रॉफिटेबल है या वो पर्टिकुलर बैंक कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो अपने दोनों एग्जाम्पल का नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं कितना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की Q3 की अगर हम बात करें तो SBI के लिए ये है 3.34% और HDFC के लिए 4.2%। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि HDFC थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल है SBI के मुकाबले। एक और इंटरेस्टिंग परसेंटेज यहाँ पर है जो काफी इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों वो है ग्रॉस NPA परसेंटेज, यानी कि टोटल लोन्स जो बैंक ने दिए हैं उसमें से कितने परसेंटेज बैड लोन्स बन चुके हैं,
यानी कि ये भी चांसेस है कि वो लोन कभी भी वापस नहीं मिलने वाले। SBI के लिए ये रेशियो है 4.77% और HDFC बैंक के लिए ये रेशियो है 1.32%। तो दोस्तों ये देखकर आप बता सकते हो कि HDFC की सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है। हालांकि दोस्तों 4% भी इतना कोई बेकार रेशियो नहीं है। अगर ये परसेंटेज दोस्तों 7%, 8% या 9% तक पहुंचती है तब इसे बेकार रेशियो कहा जाता है। और दोस्तों तब कहा जा सकता है कि बैंक अब सच में खतरे में है। और अगर इतने सारे लोन जो वो NPA में बन चुके हैं और वो कभी वापस नहीं मिल सकते, तब प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों बैंक को। अगर दोस्तों हम इन दोनों बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करें तो इन टेबल में आप देख सकते हो। पहले SBI की टेबल देखते हैं। साल दर साल कितना बैंक ने रिवेन्यू कमाया है, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है इसको, और कितने एक्सपेंसेस हुए हैं बैंक के द्वारा। फिर निकलता है दोस्तों फाइनेंसिंग प्रॉफिट बैंक का, जो SBI के लिए -70,000 करोड़ आ रहा है मार्च 2021 तक। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पर सारे फिगर्स करोड़ पे दिए हुए हैं। उसके बाद जो बाकी सोर्सेस है इनकम के, उनको ऐड किया जाता है। फिर डेप्रिसिएशन देखी जाती है। फिर निकलती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि दोस्तों देखे तो पॉजिटिव में है SBI के लिए। 32,000 करोड़ के आसपास टैक्स पे किया जाता है उस पैसे पर। और फिर आता है दोस्तों नेट प्रॉफिट 22,000 करोड़ का। अब ये सेम टेबल हम HDFC बैंक के लिए देख सकते हैं, कितना रिवेन्यू आया, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ, और फाइनेंस प्रॉफिट HDFC बैंक का एक्चुअली पॉजिटिव में है। अनलाइक SBI बैंक और जो अदर इनकम सोर्सेस हैं वो HDFC बैंक के लिए इतने ज्यादा नहीं है। तो नेट प्रॉफिट HDFC बैंक के लिए 31,000 करोड़ के आसपास पड़ रहा है। तो SBI और HDFC के फिगर में क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि दोनों सेम रेंज में अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HDFC एक ज़्यादा बेहतर बैंक है SBI के मुकाबले। SBI के अपने फायदे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के अपने फायदे हैं। मैंने तो बस बिजनेस मॉडल कंपेयर करने के लिए इन दोनों बैंक्स के कंपैरिजंस दिखाए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से काम करता है बैंकिंग का बिजनेस इंडिया के अंदर।